एक सीधा सा सवाल है, क्या ये संभव है कि केरला के एक छोटे से शहर का मतलब एक 100 साल पुराना टेक्सटाइल बिजनेस अचानक से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जो भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी टाइटन को सीधी टक्कर दे सके? हाँ बिल्कुल, और वो भी नए स्टोर्स खोलने पर अपना खुद का एक पैसा लगाए बिना। एग्जैक्टली। आई मीन सुनने में किसी फाइनेंशियल थ्रिलर जैसा लगता है ना? पर आज हम इसी कमर्शियल पजल को डिकोड करने वाले हैं। हमारा डीप डाइव आज कल्याण ज्वेलर्स पर फोकस कर रहा है। राइट। 1993 में थ्रिसोर में एक सिंगल शोरूम से शुरुआत करके आज ये ब्रांड लगभग 50,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंच गया है। 50,000 करोड़, ओ वाओ! और 25,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू भी। एक छोटे से रीजनल साउथ इंडियन ब्रांड से एक पैन इंडिया पावर हाउस बनने का ये सफर सच में बहुत फैसिनेटिंग है। बिल्कुल। और इस थ्रिलर को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के लिए हमारे पास आज काफी सॉलिड डेटा सोर्सेज हैं। हमने कल्याण ज्वेलर्स की लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और जेएम फाइनेंशियल की कवरेज इनिशिएशन रिपोर्ट देखी है। हाँ, और साथ ही पॉकेटफुल की एक डिटेल्ड केस स्टडी और मार्केट लीडर तनिष्क के साथ उनकी तुलना करने वाली एनालिटिकल रिपोर्ट्स का भी पूरा डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है। सही कहा। तो इस डीप डाइव का मिशन एकदम क्लियर है। हमें एक फाइनेंशियल एनालिस्ट और इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से इस बिजनेस मॉडल के कोर मैकेनिक्स को समझना है। राइट। खास तौर पर उनका जो माय कल्याण हब एंड स्पोक मॉडल है, उनकी एग्रेसिव एसेट लाइट फोको स्ट्रेटजी और पीबीटी मार्जिन्स या जो स्टडीड मिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, उन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। एग्जैक्टली। ताकि ये समझा जा सके कि ये ब्रांड आखिर तनिष्क जैसे दिग्गजों को कैसे टक्कर दे रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत एक्चुअली ज्वेलरी से नहीं हुई थी। ये अपने आप में एक काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट है। जब हम किसी सक्सेसफुल ज्वेलर को देखते हैं तो लगता है कि इनका तो पुश्तैनी काम होगा, सोने का। हाँ, आमतौर पे यही लगता है, पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। उनकी लेगेसी एक्चुअली एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन उनकी रूट्स टेक्सटाइल्स में है। टेक्सटाइल्स में, राइट। आई मीन 1908 में उन्होंने केरला में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की थी। फिर 1913 में पहला टेक्सटाइल शोरूम खोला और उसके बाद लगभग 80 साल तक वो एक्सक्लूसिवली टेक्सटाइल्स में ही ऑपरेट करते रहे। 80 साल तक सिर्फ कपड़े का बिजनेस? तो ज्वेलरी रिटेलिंग में उनका प्रवेश बहुत बाद में हुआ होगा। बिल्कुल। ये ट्रांजिशन 1993 में हुआ, जब थर्ड जनरेशन के लीडर मिस्टर टीएस कल्याण रामन ने थ्रिसुर में अपना पहला कल्याण ज्वेलर शोरूम खोला। ओके, तो उनके पास सोने का पुश्तैनी काम तो नहीं था, पर एक ऐसी चीज थी जो रिटेल में सबसे ज्यादा कीमती होती है। ट्रस्ट। एग्जैक्टली। एक सेंचुरी का कमाया हुआ कस्टमर ट्रस्ट। पर देखिए, ट्रस्ट होना एक बात है, लेकिन एक सिंगल स्टेट से निकलकर पूरे देश में उस ट्रस्ट को स्केल करना, ये एक बिल्कुल अलग लेवल का चैलेंज मुझे लगता है। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी ताकत दिखती है, जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया है। उनकी हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी। आई लव दिस स्ट्रैटेजी। इसको अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नेशनल थाली रेस्टोरेंट चेन पूरे देश में एक्सपैंड कर रही हो। इंटरेस्टिंग। कैसे? मतलब ब्रांड का नाम नेशनल है, पर हर स्टेट के मेनू में वहाँ के लोकल मसालों का तड़का लगाती हो, ताकि कस्टमर को ब्रांड नेशनल लगे पर स्वाद अपना सा लगे। बोर्ड पर नाम कल्याण का होगा, पर डिस्प्ले में जो सोना है वो बिल्कुल वहाँ के कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से होगा। ये थाली एनालॉजी इस बिजनेस मॉडल के कोर को परफेक्ट तरीके से कैप्चर करती है। क्योंकि देखिए, ज्वेलरी कोई स्टैंडर्ड कमोडिटी तो है नहीं जिसे आप फैक्ट्री में मास प्रोड्यूस करके पूरे देश में भेज दें। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही पर्सनल और कल्चरली रूटेड प्रोडक्ट है। राइट। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट इस बात पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देती है। उनके हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स के हर नए शोरूम की इन्वेंट्री का 30 से 40% हिस्सा पूरी तरह से लोकल होता है। 30 से 40%, दैट्स अ ह्यूज चंक ऑफ इन्वेंट्री। वेस्ट इंडिया, खासकर महाराष्ट्र में आते हैं तो डिमांड अचानक से एंटीक डिजाइन्स और थुशी नेकलेसेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। पर अगर इसको ऑपरेशंस के चश्मे से देखा जाए तो ये एक नाइटमेयर लगता है। मुझे तो यही लग रहा था कि अगर आप एक नेशनल प्लेयर हैं और आप हर स्टेट के लिए अलग डिजाइन बनवा रहे हैं, अलग इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे अचीव करेंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। स्टैंडर्डाइजेशन के बिना स्केल करना तो बेसिक बिजनेस आर्किटेक्चर के रूल्स के खिलाफ है। राइट। तो उन्होंने इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्चुअली मैनेज कैसे किया? उन्होंने इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टैप किया। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि भारत में ज्वेलरी मार्केट हिस्टोरिकली लोकल सुनारों के पास ही रहा है, क्योंकि उन्हें लोकल टेस्ट की ज्यादा समझ होती है। बिल्कुल।
कल्याण ने क्या किया, उन्होंने देश भर में 13 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश किए और हजारों लोकल आर्टिसंस यानी कारीगरों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया। ये कारीगर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरह काम करते हैं। ओके। तो एक तरफ उन्हें हाइपर लोकल डिजाइन्स मिल गए बिना किसी बड़ी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्री के, और दूसरी तरफ उन्होंने इस डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लगा दिया। आई सी। तो मतलब डिजाइन गांव के कारीगर का, पर क्वालिटी एश्योरेंस कॉर्पोरेट लेवल का। एग्जैक्टली। उन्होंने लोकल कारीगर की कला को लिया और उसमें BIS हॉलमार्किंग, ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट ट्रस्ट का एक लेयर ऐड कर दिया। जो चीज एक लोकल सुनार गारंटी के साथ नहीं दे पाता था, यानी सोने की शुद्धता, वो कल्याण ने दी। ये कॉम्बिनेशन तो उन्हें लोकल मार्केट में रेलेवेंट भी रखता है और एक प्रीमियम नेशनल ब्रांड भी बनाए रखता है। सही है। और इस स्ट्रैटेजी को मार्केटिंग में भी बहुत स्मार्टली यूज किया गया है। नेशनल लेवल पर प्रेस्टीज एस्टैब्लिश करने के लिए उनके पास अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। पर ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करने के लिए उन्होंने रीजन स्पेसिफिक सुपरस्टार्स को डिप्लॉय किया, जैसे साउथ में नागार्जुना, शिवराज कुमार, महाराष्ट्र में पूजा सावंत, बंगाल में रीता भारी चक्रवर्ती। राइट। और यहाँ तक कि मुंबई जैसे एक सिंगल शहर में भी उनकी माइक्रो टारगेटिंग हैरान करने वाली है। वेट, रियली? एक ही शहर के अंदर भी अलग-अलग डिजाइन्स? हाँ, ठाणे के शोहुंदे जहाँ महाराष्ट्रियन डिजाइन ज्यादा होते हैं, वहीं वाशी में साउथ इंडियन कलेक्शन डोमिनेंट होता है और बोरीवली साइड में गुजराती और नॉर्थ इंडियन डिजाइन्स। ओह वाओ, ये तो बहुत डीप लेवल की माइक्रो टारगेटिंग है। और मुझे लगता है ये माइक्रो मार्केट टारगेटिंग सिर्फ डिस्प्ले तक सीमित नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। शोरूम का स्टाफ भी उसी लोकल डेमोग्राफिक से हायर किया जाता है जो वहाँ की भाषा और कल्चर को नेचुरली समझता हो। रिटेल में जब ग्राहक को लगता है कि सामने वाला उसकी भाषा बोल रहा है, तो नेचुरली एक कनेक्शन बन जाता है। ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप में बदल जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। बोलिए। अगर हर शोरूम में 30-40% हाइपर लोकल इन्वेंट्री रखनी है और वो शोरूम्स बड़े बड़े हैं, तो टियर 2 या टियर 3 शहरों में ये मॉडल बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? I mean, हर नए मार्केट में सीधे करोड़ों रुपए का सोना डिस्प्ले में लगाना बहुत बड़ा रिस्क है, खासकर उन जगहों पर जहां डिमांड का ठीक से अंदाजा ही नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां कल्याण ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे हम रूरल कस्टमर एक्विजिशन का इंजन कह सकते हैं, इनके माई कल्याण सेंटर्स। माई कल्याण सेंटर्स, ओके, सो ये बड़े शोरूम से अलग होते हैं? बहुत अलग। ये कोई चमचमाते बड़े शोरूम नहीं है। ये लगभग 500 से 1000 स्क्वायर फीट के छोटे सर्विस सेंटर्स हैं जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में सेटअप किए जाते हैं। अच्छा। आज इनके पास ऐसे 1000 से ज्यादा सेंटर्स हैं और करीब 3500 एम्प्लॉइज का एक मैसिव ग्राउंड नेटवर्क है। इसे एसेंशियली हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। तो इस हब एंड स्पोक मॉडल में एक बड़ा फ्लैगशिप शोरूम उनका हब बन गया और उसके आसपास के 8-10 छोटे माई कल्याण सेंटर्स उसके स्पोक्स बन गए, है ना? एग्जैक्टली। पर अगर इन छोटे सेंटर्स में इन्वेंट्री नहीं है, सोना डिस्प्ले पर नहीं है, तो वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या हम इन माई कल्याण सेंटर्स को एक फिजिकल कुकी या ऑफलाइन सर्च इंजन की तरह देख सकते हैं? फिजिकल कुकी? वो कैसे? जैसे इंटरनेट पर कुकीज ट्रैक करती हैं कि आपका ब्राउजिंग बिहेवियर क्या है और फिर आपको टारगेटेड एड्स दिखाती हैं। तो क्या ये सेंटर्स उन रूरल एरियाज में उस छुपी हुई या लेटेंट डिमांड को ट्रैक करके ग्राहकों को बड़े हब्स तक फनल कर रहे हैं? ये ऑफलाइन कुकी वाली एनालॉजी इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इंडिया में ज्वेलरी रिटेल एक हेवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। राइट। आप सीधा बड़ा स्टोर नहीं खोल सकते बिना सोचे। एग्जैक्टली। रूरल इंडिया में सोने की खरीदारी का पोटेंशियल ह्यूज है पर स्कैटर्ड है। तो माई कल्याण एक बहुत ही लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट कस्टमर एक्विजिशन टूल बन जाता है। इन सेंटर्स के एम्प्लॉइज का मुख्य काम शोरूम में बैठना नहीं है। तो वो क्या करते हैं पूरा दिन? उनका काम है डोर टू डोर मार्केटिंग करना। ये लोग डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर लोकल कम्युनिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट वेडिंग इकोसिस्टम के साथ नेटवर्क करते हैं। वेडिंग इकोसिस्टम यानी मैरिज हॉल्स, लोकल ब्यूटी पार्लर्स, इवेंट प्लानर्स, क्योंकि इन सबको सबसे पहले पता चलता है कि किस परिवार में शादी होने वाली है, राइट? सही दिशा में सोच रही हैं आप। जब किसी छोटे कस्बे में शादी की बात पक्की होती है तो माई कल्याण का डिजिटल इक्विप्ड स्टाफ वहां पहुंचता है।
उनके पास मोबाइल ऐप्स और डिजिटल कैटलॉग्स होते हैं। ओके, तो वो फिजिकली सोना नहीं ले जाते, बस कैटलॉग्स दिखाते हैं। हाँ, वो परिवार को एडुकेट करते हैं, डिजाइन्स दिखाते हैं और इफेक्टिवली उन्हें फनल करते हैं नजदीकी बड़े कल्याण शोरूम तक। अगर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें तो नंबर्स सच में अस्टॉनिशिंग है। हाँ, मैं प्रेजेंटेशन के डेटा देख रही थी। ये इन्वेंट्री लेस माय कल्याण सेंटर्स एक्चुअली कल्याण के टोटल इंडिया रेवेन्यू का लगभग 15% जनरेट करते हैं। 15%? एक ऐसे चैनल से जहां आपने कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री पार्क ही नहीं किया। दैट इज एन इनक्रेडिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और सोर्सेज ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक था, उनकी जो परचेज एडवांस स्कीम्स होते हैं, जहां ग्राहक हर महीने EMI की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं ताकि साल के आखिर में ज्वेलरी खरीद सकें। राइट, वो मंथली स्कीम्स। हाँ, उन स्कीम्स का करीब 36% एनरोलमेंट यानी 37% इन्हीं माई कल्याण सेंटर से आता है। ये मैट्रिक तो और भी बड़ा इंडिकेटर है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से परचेस एडवांस स्कीम्स किसी भी ज्वेलर के लिए सबसे स्वीट स्पॉट होता है। एक तरह से ये ग्राहक द्वारा दिया गया फ्री वर्किंग कैपिटल है। बिल्कुल, ग्राहक आपको एडवांस में पैसा दे रहा है और एक तरह से ये गारंटी भी दे रहा है कि वो फ्यूचर में आप ही से खरीदारी करेगा। एग्जैक्टली। तो माई कल्याण सेंटर्स इन एडवांस एनरोलमेंट्स की एक सॉलिड पाइपलाइन बनाते हैं और जब किसी स्पेसिफिक रूरल पॉकेट से बहुत ज्यादा एनरोलमेंट्स और लीड्स आने लगती हैं तो मैनेजमेंट को क्या मिलता है? क्लियर डेटा कि यहाँ डिमांड पीक पर है। यस, क्लियर डेटा। फिर वो वहाँ एक फुल फ्लेज शोरूम खोल देते हैं। जीरो गेसवर्क। ओके, तो अब तक हमने समझ लिया कि डिमांड कैसे ढूंढनी है और डिजाइन्स कैसे लोकल रखने हैं। पर देखिए, शोरूम खोलना अभी भी एक महंगी प्रोपोजिशन है। एक स्टोर बनाने में करोड़ों का कैपेक्स लगता है और उसमें इन्वेंट्री भरने में और ज्यादा पैसा, है ना? पहले लगता था, पर यहाँ पर एंटर होता है इनका फाइनेंशियल पिवट, द फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। फोको मॉडल, इसे मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग एनालॉजी से समझाती हूँ। जैसे पहले टेक कंपनीज अपना खुद का डेटा सेंटर बनाती थी, लाखों डॉलर सर्वर्स में और कूलिंग में लगाती थी, वो कोको मॉडल था, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। सही जा रही हैं। फिर AWS आना। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर मिल जाता है। आप स्केल उतनी ही तेजी से करते हैं पर बिना उस भारी अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। तो फेको मॉडल एग्जैक्टली फिजिकल रिटेल के लिए वही कर रहा है ना? ठीक यही ट्रांजिशन कल्याण में हुआ है। सीओको मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेंशन की स्पीड कंपनी की बैलेंस शीट पे डिपेंड करती थी। एक लिमिट से ज्यादा कैश बर्न करके आप नए स्टोर्स नहीं खोल सकते, वरना डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। राइट, पर फेको मॉडल में गेम पूरी तरह से चेंज हो गया होगा। पूरी तरह से। नए स्टोर की इन्वेंट्री और कई केसेस में कैपेक्स यानी इंटीरियर फिटआउट्स का पूरा खर्चा अब फ्रेंचाइजी उठाता है, लेकिन ग्राहक को ये नहीं पता होता। क्योंकि ग्राहक के लिए तो वो कल्याण का ही स्टोर है। एग्जैक्टली। स्टोर का ऑपरेशन, ब्रांडिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, प्राइसिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ये सब एक्चुअली कल्याण के हाथ में होता है। तो इसका सीधा असर उनकी एक्सपेंशन स्पीड पर दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है। लेट्स टॉक नंबर्स। इस एसेट लाइट अप्रोच के कारण कल्याण ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 74 नेट स्टोर्स ओपन किए हैं। 74 स्टोर्स एक साल में? हाँ, और आगे आने वाले सालों में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि वो हर साल 85 से 90 नए स्टोर्स खोलेंगे। वाओ! अगर हम इस रेट को तनिष्क से कंपेयर करें, जो कि टाटा ग्रुप का ब्रांड है और मार्केट लीडर है, तो पिक्चर और क्लियर होती है। तनिष्क एक साल में लगभग 35 से 40 स्टोर्स जोड़ रहा है। राइट। और आज की डेट में तनिष्क के पास करीब 505 स्टोर्स हैं और कल्याण के 351। वेट, अगर तनिष्क 40 स्टोर खोल रहा है और कल्याण 90 स्टोर खोल रहा है, तो इस मैथ के हिसाब से तो अगले 5 या 6 सालों में कल्याण टोटल स्टोर काउंट में तनिष्क को ओवरटेक कर लेगा। दिस इज हाईली अग्रेसिव। बहुत अग्रेसिव है। पर जब आप इतनी तेजी से एक्सपैंड करते हैं बिना अपना पैसा लगाए, तो बैलेंस शीट पर इसका इम्पैक्ट कैसा दिखता है? अब बैलेंस शीट एक्चुअली हेल्दियर हो रही है क्योंकि एक्सपेंशन के लिए इंटरनल कैश रिजर्व्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो उनका फ्री कैश फ्लो तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो कैश एक्यूमुलेट हो रहा है। हाँ, और मैनेजमेंट इस कैश का इस्तेमाल बहुत स्मार्टली अपना एग्जिस्टिंग डेट कम करने में कर रही है। खासकर जो उनका नॉन गोल्ड मेटल लोन था, उसे अग्रेसिवली चुकाया जा रहा है। और उन्होंने तो शायद अपना एयरक्राफ्ट भी बेच दिया था। एग्जैक्टली। उन्होंने अपना कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट तक बेच दिया डेट रिड्यूस करने के लिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन को लेकर कितनी सीरियस है। साथ ही ऑडिटर्स के रूप में ग्रांट थॉर्नटन जैसे रेप्यूटेड फर्म को लाना ट्रांसपेरेंसी दर्शाता है। ये है वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैं इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स को मानती हूँ,
रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 35% है। FY25 में इनका रेवेन्यू करीब 25,000 करोड़ था। वहीं टाइटन के ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू लगभग 50,000 करोड़ था, पर ग्रोथ वहाँ 22% थी। हाँ, तो कल्याण क्लियरली तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जब मैं इनके EBIT मार्जिन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखती हूँ तो कल्याण का मार्जिन 4.7% है, जबकि तनिष्क का 9.7% है। तनिष्क का मार्जिन लगभग डबल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इतनी तेजी से एसेट लाइट एक्सपेंशन करने के चक्कर में वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन कंट्रोल पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या स्पीड की कीमत मार्जिन से चुकाई जा रही है? देखिए, ये कंसर्न पहली नजर में बहुत वैलिड लगता है। किसी भी इन्वेस्टर को परेशान कर सकता है कि मार्जिन आधा क्यों है ना? पर जब आप फोको मॉडल के मैकेनिक्स को डीपली एनालाइज करते हैं तो इसका लॉजिक समझ आता है। फोको में फ्रेंचाइजी ने अपना करोड़ों रुपया इन्वेंट्री में लगाया है, तो जाहिर है कि जो ग्रॉस मार्जिन आएगा उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी को देना पड़ेगा। ओह राइट, फ्रेंचाइजी फ्री में तो कैपिटल ब्लॉक नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जब मार्जिन शेयर होता है तो नेचुरली कंपनी के P&L स्टेटमेंट में EBIT मार्जिन परसेंटेज कम दिखेगा। ओके, तो मार्जिन कम इसलिए नहीं है कि बिजनेस फंडामेंटली वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रॉफिट पाई का एक बड़ा टुकड़ा फ्रेंचाइजी ले जा रहा है, क्योंकि रिस्क उसने लिया है। पर अगर मार्जिन परसेंटेज इतना कम है तो इन्वेस्टर्स इस मॉडल को इतना पसंद क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ मार्जिन परसेंटेज नहीं देखता, वो एक दूसरे मेट्रिक पर ध्यान देता है, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, लेट्स ब्रेक दैट डाउन। कल्याण का अपना कैपिटल नई स्टोर्स में ना के बराबर लग रहा है। जब आपका कैपिटल बेस ही छोटा हो जाता है तो कम एब्सोल्यूट प्रॉफिट में भी रिटर्न परसेंटेज बहुत हाई दिखता है। रिपोर्ट्स एस्टिमेट करती हैं कि एक फ्रेंचाइजी के लिए पोस्ट टैक्स ROC लगभग 32% यानी 32% के आसपास आती है। 32% ROC, वाओ! ये कैपिटल एफिशिएंसी तो इस बिजनेस को एक कंपाउंडिंग मशीन बना देती है। बिल्कुल। गॉट इट। कैपिटल कम लग रहा है इसीलिए रिटर्न हाई है, पर फिर भी अगर आपको एब्सोल्यूट मार्जिन्स बढ़ाने हैं तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना। आप हमेशा 4.7% मार्जिन पर खुश नहीं रह सकते जब आपका कॉम्पिटिटर 9.7% पर बैठा हो। यहाँ उनकी मार्जिन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या है? उनकी मार्जिन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें उनके स्टडेड मिक्स पर फोकस करना होगा। स्टडेड मिक्स मतलब डायमंड ज्वेलरी? हाँ, ज्वेलरी रिटेल में मुख्य रूप से दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, जहां कस्टमर सिंपली ग्राम के हिसाब से सोना खरीदता है और आप सिर्फ मेकिंग चार्जेस पर मार्जिन कमाते हैं। ये हाई वॉल्यूम पर लो मार्जिन गेम है। राइट। और दूसरा होता है स्टडेड ज्वेलरी, जिसमें डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स जैसे प्रेशियस स्टोन्स लगे होते हैं। और डायमंड की इंट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट प्राइस ट्रैक करना आम कस्टमर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोने का भाव तो न्यूज में आता है, पर डायमंड का नहीं। वहाँ ब्रांड की रेप्यूटेशन, डिजाइन और ट्रस्ट की वजह से ज्वेलर प्रीमियम चार्ज कर सकता है। एग्जैक्टली। जिससे मार्जिन नेचुरली बहुत हाई हो जाते हैं। प्लेन गोल्ड के कंपैरिजन में स्टडेड ज्वेलरी के मार्जिन्स कहीं ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं। तो इसमें ग्रोथ कहाँ दिख रही है? डाटा बताता है कि FY19 से FY25 के बीच कल्याण की टोटल सेल्स में इस स्टडेड मिक्स का हिस्सा लगभग 560 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया है, यानी 5.6%। That's significant. और इस प्रीमियमाइजेशन का डायरेक्ट असर उनके PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन्स पर पड़ा है। FY18 में उनका PBT मार्जिन सिर्फ 2.2% था, जो FY25 में बढ़कर 4.4% हो गया। ओह वाओ, मार्जिन लगभग डबल हो गया है, वो भी बिना वॉल्यूम सैक्रिफाइस किए। लेकिन इसमें मुझे एक जियोग्राफिकल कैच लगता है। जियोग्राफिकल कैच क्या? देखिए, कल्याण की रूट्स केरला में हैं, साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया का मार्केट हिस्टोरिकली प्लेन 22 कैरेट गोल्ड का दीवाना रहा है। वहाँ डायमंड्स का पेनिट्रेशन उतना डीप नहीं था जितना नॉर्थ या वेस्ट इंडिया में है। तो उन्होंने वहाँ ये स्टडेड मिक्स अचानक से कैसे बढ़ाया? ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है और गेम एक्चुअली उनके एक्सपेंशन रूट में ही है। ये सच है कि साउथ में कल्चरली प्लेन गोल्ड डोमिनेंट है, इसीलिए कल्याण जब एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है तो उनके ज्यादातर नए फोको स्टोर्स नॉन साउथ मार्केट्स में खुल रहे हैं। यानी नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया में? बिल्कुल। इन रीजन्स में स्टडेड ज्वेलरी और डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे इनका रेवेन्यू मिक्स नॉन साउथ की तरफ टिल्ट हो रहा है, उनकी स्टडेड सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ रही हैं, जिससे ओवरऑल कॉर्पोरेट मार्जिन प्रोफाइल बूस्ट हो रहा है। ब्रिलियंटली प्लेड। एक बात और जो मुझे उनके प्रेजेंटेशन में स्टैंड आउट लगी, वो है उनका डिजिटल पुश।
हम सब फिजिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, पर उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कैंडरे, उसका रेवेन्यू ग्रोथ 147% YOY दिखाया गया है। राइट, 147% ग्रोथ बहुत मैसिव होती है। हाँ, तो आज के जमाने में जहाँ ओमनी चैनल होना जरूरी है, वहाँ कैंडरे क्या रोल प्ले कर रहा है उनकी स्ट्रैटेजी में? कैंडरे उन्हें एक ऐसी डेमोग्राफिक तक एक्सेस दे रहा है जो शायद सीधे कल्याण के बड़े शोरूम में वॉक इन ना करे, जो यंगर टेक्स हैवी कंज्यूमर है, जिसे हैवी ब्राइडल ज्वेलरी नहीं बल्कि ऑफिस वेयर या एवरीडे लाइटवेट ज्वेलरी चाहिए, जो पहले ऑनलाइन ब्राउज करता है, ऑप्शंस कंपेयर करता है। एग्जैक्टली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैंडरे अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा। उन्होंने यहाँ भी फोको मॉडल का इस्तेमाल करके कैंडरे के फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए हैं। ये एक फाइजिटल इकोसिस्टम बन गया है। फाइजिटल इकोसिस्टम, आई लाइक दैट। कस्टमर चाहे गांव में माई कल्याण से शुरुआत करें, लैपटॉप पर कैंडेरे देखें, ये शहर के किसी बड़े फ्लैगशिप स्टोर में जाए, वो घूम फिर कर कल्याण के नेटवर्क में ही रहता है। सही पकड़ा, पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव के धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कल्याण ज्वेलर्स ने रीजनल बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए एक मल्टी लेयर्ड मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया है। और उस प्लान के हर लेयर में एफिशिएंसी है। एब्सोल्युटली। पहला, उन्होंने डिजाइन्स को हाइपर लोकल रखा और लोकल आर्टिसंस को कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में फिट किया। दूसरा, माई कल्याण सेंटर्स के जरिए उन्होंने टियर 3 और रूरल डिमांड को मैप करने का एक लो कॉस्ट ऑफलाइन सर्च इंजन बना लिया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फोको मॉडल अपनाकर उन्होंने अपने एक्सपेंशन स्पीड को रॉकेट फ्यूल दे दिया, और वो भी कंप्लीटली फ्रेंचाइजी के कैपिटल पर। और आखिर में अपने नॉन साउथ एक्सपेंशन के जरिए उन्होंने स्टडेड मिक्स बढ़ाकर अपने मार्जिन्स को एक्चुअली डबल कर लिया। ये प्योरली एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक कैपिटल हैवी इंडस्ट्री में एसेट लाइट अप्रोच लगाई जाती है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। और इस पूरी जर्नी में सबसे कमेंडेबल चीज ये रही है कि मैनेजमेंट ने स्केल के चक्कर में बैलेंस शीट को बर्बाद नहीं किया। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना, डेट रिड्यूस करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग रखना, ये सब दर्शाता है कि ग्रोथ सिर्फ अग्रेसिव ही नहीं है बल्कि सस्टेनेबल भी है। लेकिन इस एनालिटिकल सफर को खत्म करने से पहले एक थॉट मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रहा है। ऐसा क्या? जो मुझे लगता है किसी भी लंबी रेस के इन्वेस्टर को डेफिनेटली सोचना चाहिए। देखिए, कल्याण की ये पूरी सफलता की इमारत उस एक चीज पर टिकी है जिसकी शुरुआत 1908 में हुई थी। ट्रस्ट, 100 साल का पारिवारिक भरोसा। ट्रस्ट चीन का कोर मोट है। राइट। पर जैसे जैसे ये ब्रांड FOCO मॉडल पर और ज्यादा निर्भर होता जाएगा, जैसे जैसे फ्रेंचाइजीज का कंट्रोल बढ़ेगा और अगले 5 सालों में सैकड़ों नए स्टोर्स एसेंशियली डिसेंट्रलाइज तरीके से चलेंगे। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो क्या इतने मैसिव स्केल पर हर एक छोटे बड़े फ्रेंचाइजी स्टोर में उस 100 ईयर ट्रस्ट और क्वालिटी को कंटिन्यूअसली बरकरार रखना उनके लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल चैलेंज नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ब्रांड डाइल्यूशन का रिस्क हमेशा रहता है। जब आप एक छोटे गांव की मिट्टी से देश की सबसे ऊंची इमारत बना रहे हैं और हर अगला फ्लोर कोई और फंड कर रहा है, तो क्या उस नींव की मजबूती आखिरी मंजिल तक उतनी ही कारगर रह पाएगी? ये जरूर एक ऐसी चीज है जिस पर आने वाले वक्त में मार्केट को और इन्वेस्टर्स को क्लोजली नजर रखनी होगी। एग्जीक्यूशन रिस्क यहीं पर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और इस विचार के साथ इस डीप डाइव को हम यहाँ विराम देते हैं। कीप क्वेश्चनिंग द मैकेनिक्स एंड कीप एनालाइजिंग।